दिल्ली में अब सांसें लेना मुश्किल हो गया है। तो क्या वाकई इस वक्त हम मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में हैं? बीस से 25 लाख लोग हर साल उनकी मृत्यु होती है। मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, ये गलतफहमी है। सांस लेना दुर्लभ हो गया है, ये भी एक स्लो डेथ है। दिल्ली और एनसीआर के लोग अपना बचाव कैसे करें? एयर पोल्यूशन तो कम कर नहीं सकते। घर में धूप बत्ती अगरबत्ती इसको नहीं यूज नहीं करना चाहिए। अगर घर में छोटे शहर हैं, छोटे गांव हैं जहाँ पे बहुत सारी लकड़ी जलाई जाती है, खाना उसमें बनता है, वो भी नहीं बनाना चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं आपका एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है। क्या कनेक्शन है पोल्यूशन का और हमारी मेंटल हेल्थ का? मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा ये प्रहार कर रहा है एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ के पेशेंट बढ़ रहे हैं। बच्चों में खास करके बहुत ही हार्मफुल है। ये दिल्ली है, यहाँ सपने तो बड़े हैं लेकिन सांसें धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं। यहाँ सड़कें चमकती हैं, ऊंची इमारतें हैं, लेकिन हवा, पानी और जिंदगी तीनों बीमार हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ हर रोज ले क्या रहे हैं सांसों के साथ, ऑक्सीजन या पॉइजन? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल, जो हर रोज बीमार दिल्ली की सेहत देखते हैं, वो भी बिना मेकअप और बिना सियासत के। तो आज बात होगी दिल्ली की सेहत की, हमारी और आपकी जिम्मेदारी की। डॉक्टर साहब वेलकम। नमस्कार सर। आज आपको बुलाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली में अब सांसें लेना मुश्किल हो गया है। तो क्या वाकई इस वक्त हम मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में हैं? देखिए, अगर करंट हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो एक जो माप होती है जिससे हम पता करते हैं कि एयर की क्वालिटी कितनी ख़राब है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डेंजरस लेवल से भी बाहर जा चुकी है। नॉर्मली हम बोलते हैं 0 to 100 जो होती है हेल्दी होती है या अफोर्डेबल होती है, और 100 to 100 मॉडरेट होती है, 200 से 500 डेंजरस होती है। तो हम 200 से 500 की जोन में इस समय चल रहे हैं, और 500 से ऊपर तो कर एक गैस का चैम्बर बन जाता है। और कहीं ना कहीं जो इस समय जो चल रहा है वो 300, 500, 400 का रेट चल रहा है, जो हम सब के लिए हजार्डस की कैटेगरी में है इस समय। और सांस लेना दुर्लभ हो गया है। आप ये मान के चलिए, हर व्यक्ति जो नॉन स्मोकर भी है वह हर रोज़ 30 से 50 सिगरेट का जितना स्मोक होता है उतना इनहेल कर रहा है, और उससे उसके कितने लंग डैमेज हो रहे हैं आप सोच सकते हैं। ये देखा गया कई सारी रिपोर्ट्स में। अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था 2 से 3 साल हर दिल्ली वासी की उम्र कम हो रही है बिकॉज ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन। ऐसी कई सारी स्टडीज हुई हैं, शिकागो में हुई है, इंडिया में हुई, ग्लोबली हुई हैं, कि देखा जा रहा है कि इंडिया में और दूसरे देशों में भी लगभग 8 से 10 साल तक कई स्टडीज में देखा गया कि आपकी उम्र कम हो जा रही है बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन। तो अगर मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, तो ये गलतफहमी है मेरी? एक ऑटोप्सी की गई थी, एक ऐसा व्यक्ति जो पहाड़ पे रहता है जहाँ स्वच्छ हवा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छी है, पॉल्यूशन लेवल 0 है या ना के बराबर है, और दिल्ली का लंग्स देखे गए थे ऑटोप्सी में। तो दोनों के लंग्स में जब देखा गया तो दिल्ली के जो लंग्स निकले जो ह्यूमन बीइंग के, उसमें बिल्कुल इतना सारा तारकोल जैसा काला पदार्थ था, जो हम PVM 2.5 जिसको बोलते हैं उसको इनहेल कर रहे होते हैं। बहुत सारी गैसेस इनहेल कर रहे हुए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो जो अंदर जाके लंग्स में चिपक जाती हैं, एक तार कोल की तरह चिपक जाती हैं, लंग की जो वाइटल कैपेसिटी है उसको कम कर देती हैं, लंग के फंक्शंस को कम कर सकती हैं, लॉन्ग टर्म में आपको ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, COPD जैसी बीमारियां डेवलप कर देती हैं। मेरे ख्याल से कई साल पहले दिल्ली में मुझे याद है एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, आई थिंक गंगाराम अस्पताल में या कहीं पे, कि एक आर्टिफिशियल लंग्स लगाए गए थे और पोल्यूशन के टाइम में, और ये देखा गया था कि विद इन अ वीक वो जो लंग का जो वाइट कलर था वो कैसे डिसकलर होकर ग्रे और फिर ब्लैक की तरफ चला गया था। तो क्या एक्चुअल में हमारा लंग्स वैसी होता जा रहा है इस वक्त दिल्ली में जो पोल्यूशन का हाल है? बिल्कुल, मैंने बोला ना ऑटोप्सी में देखा गया है, मतलब मरने के बाद जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं, तो लंग्स एक जो व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग जिसकी डेथ दिल्ली एनसीआर में हो रही है, दूसरे जो ऐसे एरिया जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, पहाड़ है जैसे, तो दोनों के लंग्स में बहुत डिफरेंस देखा गया। तो इतना कि तारकोल जैसा निकलता है उसमें कि बिल्कुल ब्लैकिश होंगे, डार्क कलर्ड होंगे, बहुत सारे सीक्रेशंस होंगे उसमें, बहुत सारे हार्मफुल पदार्थ होंगे, बहुत सारे PM 2.5 जैसे हजार्डस पार्टिकल्स होंगे, और जो निकल के आपको ब्लड वेसल के अंदर, बॉडी के अंदर भी जा रहे हैं,
खाली लंग्स नहीं, ये जो एयर पॉल्यूशन है आपकी पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, हर अंग हर कोशिका को डैमेज कर रहा है। आपका रीजन बीइंग PM 2.5 को जो हम इनहेल करते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो अंदर लंग्स में जाते हैं, लंग्स के भी फिल्टर हो जाते हैं, वो ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, और ब्लड वेसल्स में जब जाते हैं तो जिस जिस एरिया में जाएंगे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करेंगे, वहाँ पे रिएक्शन करते हैं, वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आपकी धमनियाँ जो आर्टरीज हैं वो सकड़ी सुकड़ी हो जाएंगी, उनमें प्लेग बनने लगेगा, तो हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक होगा, किडनी डैमेज होगी, लिवर डैमेज होगा, हर चीज़ डैमेज हो रही है इससे लॉन्ग टर्म में। तो अभी क्या करें, पोल्यूशन बहुत है, विंटर शुरू हो चुका है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त दिल्ली और NCR के लोग अपना बचाव कैसे करें? एयर पोल्यूशन तो कम कर नहीं सकते, तो अपना बचाव कैसे करें, क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाएं वो? नहीं, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, लोगों को इम्पैक्ट समझ में आना चाहिए है क्या एग्जैक्टली। जो कुछ डाटा बताना चाहूँगा, पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हर साल लगभग 80 लाख से 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है, डायरेक्टली प्रीमेच्योर मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इंडिया की बात करते हैं तो हाँ 20 से 25 लाख लोग हर साल उनकी मृत्यु होती है, और ये 26% ऑफ टोटल डेथ है ग्लोबल डेथ का, मतलब इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉल्यूशन डेथ्स होती हैं। इसके अलावा अंडर 5 जो बच्चे हैं, हर साल 7 लाख बच्चों की जो अंडर 5 बच्चे हैं, अंडर 5 ईयर्स के, उनकी डेथ डायरेक्टली लिंक्ड है एयर पॉल्यूशन से। हर रोज 434 बच्चों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो हमारे बच्चे जो सांस ले रहे हैं, जो WHO के मानक हैं, उनसे 10 गुना जहरीली सांस ले रहे हैं। PM 2.5 का लेवल जो इंडिया में है वो कहीं ना कहीं कई गुना ज़्यादा है जो WHO के नॉर्म्स हैं। तो ये जो इतने हजारडस चीज़ें हैं, अगर जब हम समझेंगे तभी हम सोचेंगे कि हमें सही में प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बिकॉज ये दिख रहा होगा, ये डाटा नहीं है, एक कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हर चीज़ ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जिसके घर में डेथ होती है, सीरियस बच्चे भर्ती होते हैं, ICU में जाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, नेबुलाइजेशन लेते हैं, उनसे पूछिए कि उनके दिल पे क्या बीत रही होती है। तो तरीका ये, पहले तो अवेयरनेस चाहिए बिल्कुल कि भैया एयर पोल्यूशन है क्या बला है, इससे हमें क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, क्या शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, क्या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। जैसे हमने अभी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बताया कि डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, COPD हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, इवन कैंसर हो सकता है, या आपको हार्ट अटैक्स की संभावना बढ़ सकती है, कार्डियक डिजीज की संभावना बढ़ सकती है, हार्ट फेलियर हो सकते हैं। तो ये तो लॉन्ग टर्म हो गए। शॉर्ट टर्म में भी आप बाहर देखिए, इस समय आपकी आंखें जलने लगेंगी, आप बाहर जाएंगे जलन तो होती है बहुत, जब भी बाहर निकले इरिटेशन स्किन में, स्मेल बिल्कुल लगता है कि कुछ बिल्कुल है स्मेल बाहर। अलग लगेगी आपको, इरिटेशन होगा स्किन में, जलन होगी, रैशेस स्किन में हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाएगी आपकी, नेजल स्टफनेस हो जाती है, स्नीजिंग बढ़ जाती है, नेजल कंजेशन होने लगता है, थ्रोट में इरिटेशन होने लगता है, कफिंग होने लगती है। और अगर जो लोग प्रोन है, छोटे बच्चे खासकर जो 5 से 10 साल के बच्चे हुए हैं, उनके जो इनके लंग्स डेवलप नहीं हुए, उनके अंदर स्टमक वीजिंग है, ब्रोंकाइटिस है, डेवलप हो जाती हैं। तो ये सब शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सच में खतरनाक हैं, और लॉन्ग टर्म जो हमने बताया वो कैंसर तक भी डेवलप कर सकते हैं। इवन छोटे बच्चे जो 10-12 साल से कम है या 5 साल से कम है, उनके अंदर कॉग्निटिव डिसफंक्शंस हो रहे हैं इसकी वजह से, मतलब उनकी मेमोरीज कम हो रही हैं, सोचने की क्षमता कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, पुअर फोकस पुअर हो रहा है, या रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे जो ब्रेन के मेन फंक्शंस हैं जिससे हम देश हमारा ग्रो कर रहा है, हमारे बच्चे ग्रो करते हैं एकेडमिकली, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, वो कहीं ना कहीं इससे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें पहले तो हमें अवेयर होना चाहिए एज ए ह्यूमन बींग कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे हम लोग स्लो डेथ की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल स्लो डेथ की तरफ, यही चीज़ जो आपने बताई बिल्कुल सही बताई, बिकॉज दिस इज स्लो डेथ, इसलिए हम लोग अवेयर नहीं है, इसलिए हम इसको लाइटली ले रहे हैं। अगर अचानक से कुछ अगर बड़ा हो जाए, कोविड आया था, क्या हुआ था, पूरी दुनिया हिल गई थी। एग्जैक्टली, हाँ, सब लोग आ गए थे प्रिवेंशन पे, ट्रीटमेंट पे, क्यूरेटिव पे, वैक्सीनेशन पे, सब पे आ गए थे। जबकि ये भी एक स्लो डेथ है, और उससे ज़्यादा डेथ हो रही है, कोविड से ज़्यादा डेथ हो रही है लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे, मॉर्बिडिटी ज़्यादा है उससे, बट बिकॉज स्लो डेथ है, एकदम एक्यूट अटैक नहीं हो रहा है, कॉन्टेजियस नहीं है, तो इसलिए लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, तो वो गलत है। दूसरी बात, क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सुबह मॉर्निंग आवर्स में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, 6 to 11 AM के टाइम पे। मैं उल्टा समझ रहा था। नहीं, मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होता है, और इवनिंग आवर्स में, बीच का टाइम ठीक होता है। अच्छा, तो मॉर्निंग इवनिंग आवर्स में आपको आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, जिम नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, रनिंग वॉकिंग इंडोर भी नहीं, अवॉइड करना चाहिए। इंडोर भी जिम नहीं करना। इंडोर कर सकते हो, अगर आपने एयर प्यूरीफायर लगा रखा है आपने तो कर सकते हो। प्लांट्स, एयर प्यूरीफायर पे बाद में पूछूंगा आपसे जी, फिलहाल अब जिमिंग की बात करते हैं। एयर प्यूरीफायर मुझे लगता है कि शायद मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट या नज़रिया है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं बताऊंगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम जिम की बात करते हैं, सुबह नहीं करना चाहिए। हाँ, सुबह शाम नहीं करना चाहिए, और जिम भी करें तो एटलीस्ट जो लोग कर रहे हैं जिम, ध्यान रखें कि इतना करें कि उनकी बॉडी अफोर्ड कर सकती हो। जैसे हार्ट रेट है आपका 150, 150, 60 से ऊपर जाना नहीं कर रहे हैं, अगर आप कार्डियो कर रहे हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, तो आपको सांस नहीं फूलनी चाहिए। वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ घबराहट लग रही है, पैल्पिटेशन लग रहे हैं, दर्द लग रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी लग रही है, चेस्ट में भारीपन लग रहा है, तुरंत रोक दें अपनी एक्सरसाइज को। नॉर्मली भी अभी तो इस समय तो डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बता रहे हैं। अगर आप पोल्यूशन है आपके शहर में, खासकर दिल्ली में,
अगर आप जिम कर रहे हैं, जो सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं उसका बहुत खास ख्याल रखिएगा, इसको नॉर्मल बिल्कुल मत समझिएगा। जी डॉक्टर साहब, सॉरी। जी, मैं वही बोलूँगा कि अगर पहले तो जिम अवॉइड करना है, इंडोर जिम करना है, अगर वहाँ पे एयर प्यूरीफायर है, कंट्रोल्ड पॉली एयर एक कोई ठीक है वहाँ पे, तो आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट। बट बहुत हैवी कार्डियो नहीं करना, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको हैवी कोर की एक्सरसाइज नहीं करनी है, नॉर्मल एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आपको फायदा करेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, कार्डियो हल्का कर सकते हैं, सब करना चाहिए आपको। इसके अलावा इंडोर जैसे आपने प्लांट रखे हुए हैं, इंडोर ग्रीन प्लांट्स रखे हैं, उससे अंदर की हवा साफ होती है। खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए आपको। पानी खूब सारा पिए, तरल पदार्थ लें। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, 7-8 घंटे की नींद अवश्य लें। अच्छा। बिकॉज अगर आप नींद नहीं ले रहे तो आपका स्ट्रेस लेवल बॉडी में और बढ़ रहा है, तो उससे हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना, ये भी और चालू हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई डायबिटिक है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो डायबिटीज़ वालों का या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को इस समय बीपी और बढ़ जाता है, ठंड की वजह से भी, पॉल्यूशन की वजह से भी। तो अपना बीपी मॉनिटर करते रहें, शुगर मॉनिटर करते रहें। कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे जो मैंने बताया, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दवाइयाँ अपनी रेगुलर लेते रहें। अगर दवाई की डोज डॉक्टर चेंज करते हैं तो उसको डॉक्टर से सलाह अनुसार डॉक्टर की दवाई चेंज भी करा लें। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अभी हम जैसे जिक्र कर रहे थे एयर प्यूरीफायर का, जैसे ही पोल्यूशन का माहौल बनता है खासकर दिल्ली एनसीआर में, अचानक से मैं देखता हूँ कि एयर प्यूरीफायर के एडवर्टीजमेंट शुरू हो चुके होते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, रेडियो हो, प्रिंट हो, हर जगह। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एयर प्यूरीफायर हम अपने कमरों में लगाते हैं, चाहे ड्राइंग रूम में लगाएं, बेडरूम में लगाएं, ये वाकई काम करते हैं या बस एक लिमिटेड एरिया तक है, फिर निकले फिर वही शुरू हो गया? हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है। तो एयर प्यूरीफायर पहले तो लगाने नहीं लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगाने चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, और एटलीस्ट आपके घर में, ऑफिस में या कार में जहाँ पॉसिबल वहाँ लगा सकते हैं। बट डेफिनेटली जब भी आप अंदर से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे जो बाहर जो आउटफील्ड एरिया है वहाँ पे तो एयर प्यूरीफायर होगा नहीं, वहाँ तो नॉर्मल पॉल्यूशन होगा। बट स्टिल जब आप इंडोर हैं, जब घर में हैं, सो रहे हैं, उस टाइम आपको प्यूरीफाइड एयर मिल रही है, जिसमें 2.5 बहुत कम है या ना के बराबर है, तो आपको एटलीस्ट हेल्दी एयर मिल रही है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और एयर प्यूरीफायर में भी किसके लिए इम्पोर्टेंट है? अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो लंग्स ग्रोथ उनकी हैम्पर ना हो तो प्लीज़ एयर प्यूरीफायर लगा दें। अगर आप एडल्ट हैं, घर में सारे मैच्योर हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, गर्भवती महिलाएं नहीं हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हो सकते हैं, लो बर्थ वेट डिलीवरीज हो सकती हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो सकती हैं, उनको हाइपरटेंशन हो सकती है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए अगर घर में एयर प्यूरीफायर है तो उसको लगा लें। अगर नहीं है और लेडी को बाहर भी जाना पड़ रहा है तो और अच्छा क्या कर सकते हैं कि घर में एयर प्यूरीफायर हो, बाहर जाए तो N95 मास्क लगा के जाए। तो N95 मास्क भी आपको 95% PM2.5 से सेव करता है। एयर प्यूरीफायर अगर अच्छा है आपको तो PM2.5 का लेवल 0 तक भी कर सकता है। बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो HEPA फिल्टर्स है। HEPA फिल्टर्स का प्रूवन रिकॉर्ड है कि वो 99.27% तक 2.5 PM2.5 को कम कर देते हैं और आपकी एयर को प्यूरीफाई कर देते हैं। तो इसमें नुकसान कुछ नहीं है, लगा सकते हैं, बट अच्छी कंपनी का हो, ब्रांडेड हो, आप उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करके तब लगाएं। और उसकी हर साल सर्विस करानी होती है, उसका फिल्टर चेंज कराना होता है, उसको चेंज कराना चाहिए। तो घर में अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, आपने बच्चों के बारे में बताया कि उनको सबसे ज़्यादा खतरा है, जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको खतरा है, एल्डरली जो लोग हैं फैमिली में उनको किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? तो जैसे डायबिटीज़ के लोग हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के हैं, कार्डिक प्रॉब्लम के, किडनी के पेशेंट हैं, CKD के पेशेंट हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है बच्चों के, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है। तो इस सर्दियों में वैसे भी हमारी जो आर्टरीज हैं वो सिकुड़ जाती हैं थोड़ी सी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उनकी दवाइयाँ चल रही, दवाइयाँ टाइम पे लें, अपना नींद अच्छे से लें। कोई वार्निंग सिम्टम्स आ रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, हैवीनेस हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, या बहुत वीकनेस हो रही है, सैचुरेशन फॉल हो रहा है, या डिस्कलरेशन हो रहा है ब्लूइश कुछ हाथ पैरों में, उंगलियों में, ओंठ पे, तो ऐसे सिम्टम्स हैं, अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, इसमें तुरंत आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। घर के अंदर और किसी क्या ध्यान रखना है कि धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, ये सब टैल्कम पाउडर ये सब ना यूज़ करें, ये भी कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, या आपके जो लंग्स हैं, किसी के सेंसिटिव लंग हैं तो उनकी धमनियों को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, तो चांसेस ऑफ COPD के, एग्जैजरेशन के और अस्थमा के बढ़ जाते हैं। तो अगर हम हमारे साथ अगर मजबूरी है कि हमको हर रोज़ घर से निकलना है, और जाहिर से घर में आपने जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एयर प्यूरीफायर वगैरह, तो वो घर में और क्या कर सकते हैं? अगर एयर प्यूरीफायर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो मैंने बताया, एक तो मॉर्निंग इवनिंग आवर्स में आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी से अवॉइड करना चाहिए, स्कूल्स को ऑनलाइन कर देना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो वर्क फ्रॉम होम बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, वो करना चाहिए। घर के दरवाजे खिड़कियों में जाली लगा देनी चाहिए, पतली वाली, उनको बंद रखना चाहिए, जो सदर बाहर का पॉल्यूशन अंदर ना आए।
एयर प्योरीफायर अफोर्ड कर सकते हैं तो लगा लेना चाहिए, नहीं लगा सकते हैं तो बहुत सारे आजकल प्लांट अच्छे आ रहे हैं, ग्रीन लीफी प्लांट्स होते हैं, उनको लगाना चाहिए, वो आपकी एयर को प्योरीफाई करते हैं। घर में धूप बत्ती अगरबत्ती इसको नहीं यूज नहीं करना चाहिए। अगर घर में कुछ छोटे शहर हैं, छोटे गांव हैं जहाँ पे बहुत सारी लकड़ी जलाई जाती है, खाना उसमें बनता है, वो भी नहीं बनाना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं आपका एयर पॉल्यूशन को बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें करेंगे और साथ में नींद अच्छे से लेनी, पानी खूब सारा पीना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, ऑक्सीडेटिव स्टेट्स कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, विटामिन ई या ऐसे फल खाने जिनमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे कीवी है, संतरा है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो लेने हैं आपको, वो आपको हेल्दी रखेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अब तक हम लोग ये सुनते आ रहे थे कि जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है उसका इफेक्ट हमारे फिजिकल हेल्थ पे तो पड़ता है। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ जो मेंटल हेल्थ को हमारे बहुत बहुत ज़्यादा असर डालता है उसके ऊपर। तो ये क्या कनेक्शन है पॉल्यूशन का और हमारी मेंटल हेल्थ का? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो बच्चों की बात करें, बच्चों में ब्रेन डेवलप हो रहा है। अब बच्चों में 5 साल तक ब्रेन डेवलप होता है, उसमें 2-3 साल तक मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है। तो जब ब्रेन डेवलप हो रहा था तो उस समय अगर आपके ब्लड में PM2.5 जा रहा होता है, अंदर ब्रेन के अंदर जब इन्फ्लेमेशन करता है तो ब्रेन के जो ग्रे मैटर और जो वाइट मैटर उसको डैमेज करता है, आपको जो ब्रेन फ्रंटल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो मेमोरी की क्षमता वो कम हो जाती है, कॉग्निटिव फंक्शन को फोकस करना, कंसंट्रेशन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव माइंडसेट होना वो कम हो जाता है। बच्चों में एंजाइटी है, इवन बड़ों में एंजाइटी देखी जाती है, ठीक है, टेंट्रम थ्रो करने लगते हैं, ADHD जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, इवन लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल हेल्थ में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इवन सुसाइडल टेंडेंसी भी लिंक्ड हैं अगर बहुत सीवियर डिप्रेशन में जा रहे हैं या सीवियर साइकोटिक प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा ये प्रहार कर रहा है एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ के पेशेंट बढ़ रहे हैं और बच्चों में खास करके बहुत ही हार्मफुल है। डॉक्टर साहब, अगर बच्चों के मेंटल हेल्थ पे या उनके करियर पे, उनके डेवलपमेंट पे इतना असर हो रहा है तो मतलब हम अपने बच्चों को कैसी दिल्ली या कैसा हिंदुस्तान हम गिफ्ट कर रहे हैं? तो मैंने बताया कि इसका ग्लोबली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ग्लोबली 90% से ज़्यादा बच्चे पुअर क्वालिटी की एयर को इनहेल कर रहे होते हैं। इंडिया में 95% से ज़्यादा ऐसा है। इंडिया में हर रोज 434 बच्चों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। हर साल 7 लोगों की मृत्यु होती है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं डाटा ही चौंकाने वाला है। प्लस जो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बहुत बार होता है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, अच्छी उनकी एनर्जी नहीं होती है, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती है, मोटापा बढ़ रहा है बच्चों में, डायबिटीज बच्चों में दिख रही है आजकल, बच्चों में हाइपरटेंशन दिख रही है आजकल, बहुत कॉमन हो गया एडोलेसेंट बच्चों में। मेंटल हेल्थ में चाहे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंट्रम थ्रो करना, ADHD है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, बहुत कॉमन हो गए हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ पॉल्यूशन जिम्मेदार है, बट पॉल्यूशन एक बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अगर सही में स्वच्छ हवा देनी है तो हम सबको कहीं ना कहीं एक अच्छा बड़ा मुहिम चालू करनी पड़ेगी जिसमें आप सबका रोल रहेगा। और सरकार नहीं, सरकार के अलावा हर जनमानस का रोल चाहिए, हर लोग अपना कर्तव्य निभाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन निभाएं। सरकार इसमें बहुत कुछ अगर देखा जाए, हम हमेशा जब भी कोई इस तरह का सोशल इशू होता है, एनवायरमेंटल इशू होता है, तो हम सरकार के ऊपर बहुत आसानी से इल्ज़ाम लगा देते हैं। मगर आप खुद सोचिए कि हम अपने घरों में क्या कर रहे हैं। हम कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, नए पेड़ लगा नहीं रहे हैं, 24 घंटे AC में बैठे रहते हैं। तो एक्चुअली ये हमारे अंदर से ये शुरू होनी चाहिए मुहिम कि भाई हमें अच्छी सांस चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए। जब तक हम कोशिश नहीं करें, सरकार भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। हम सरकार से जो मांगेंगे सरकार तो हमें वही देगी, जो नहीं मांगेंगे वो सरकार हमें देगी नहीं। अभी आप जिक्र कर रहे थे बच्चों में ओबेसिटी, तो ये कैसे ओबेसिटी से इंटरलिंक्ड है पोल्यूशन? हाँ, जब एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो बच्चों के अंदर बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन है, लोग ओवर ईटिंग करते हैं, एंजाइटी में भी ओवर ईटिंग करते हैं। जब जो PM2.5 अंदर जाता है, इसके ब्लड में जाता है, तो ब्लड वेसल को डैमेज करता है, तो ओबेसिटी, डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड शुगर हाई रहती है, तो वो ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट करती है। लीवर डैमेज होता है, फैटी लीवर बन सकता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2, वो डैमेज करता है, वो ओबेसिटी में डेवलप हो सकता है। बच्चे इंडोर रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है बच्चों की बहुत सारी, तो आप कैलोरी एक्टिविटीज बर्न नहीं करते हैं बच्चे, तब उसकी वजह से जो बड़ा मोटापा को बढ़ावा देते हैं। मल्टीपल फैक्टर हैं, जो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन मोटापे को, डायबिटीज़ को, हाई ब्लड प्रेशर को, मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। अभी अब बच्चों का हम जिक्र कर रहे हैं, ओबेसिटी की बात कर रहे हैं। अभी एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या हुआ है अमरोहा में। 16 साल की बच्ची जंक फूड की आदी थी, चाउमीन, मोमोज़, ये सारी चीज़ें वो खाती थी। सडनली उसकी जो इंटेस्टीन में शायद होल्स हुए और फिर वो उसकी डेथ भी हो गई।
क्या जंक फूड हम जानते तो हैं कि बहुत खतरनाक है, क्या इतना खतरनाक है 16 साल के बच्चे को इंटेस्टाइन में जाके होल्स करे और फिर उसकी ज़िंदगी ले ले? ये बहुत डरावना है ये। जंक फूड ये तो रेयरेस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन था। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं जो जंक फूड खा रहे हैं सबको ऐसा हो जाएगा, बट डेफिनेटली जंक फूड बहुत खतरनाक है। 50% जो इंडिया में पैकेज्ड फूड मिल रहे हैं, आइदर दे आर जंक फूड और हाईली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो जाके बॉडी में जब जाते हैं तो आपके ब्लड शुगर स्पाइक्स को बढ़ाते हैं, बिकॉज उनके अंदर कैलोरीज बहुत सारी होती हैं, फाइबर्स नहीं होते हैं, फैट होता है, ना प्रोटीन होती है, ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ना विटामिन होते हैं, ना जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कुछ नहीं होता है। तो डायरेक्टली सिर्फ आपकी कैलोरी बढ़ाते हैं जाके बॉडी में, और आपका मोटापा बढ़ाते हैं, आपके जो गैस्ट्राइटिस करते हैं, फैटी लिवर करते हैं, किडनी डैमेज करते हैं, इवन इंसुलिन की जो रेसिस्टेंस है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इस समय एडोलेसेंट में इंडिया नंबर 1 पे ओबेसिटी में भी और डायबिटीज में भी, वर्ल्ड कैपिटल बोलते हैं इसको हम आजकल। तो कहीं ना कहीं आपकी बच्चों को जो मोटापा में, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ में, मेंटल प्रॉब्लम्स में जंक फूड का बहुत बड़ा रोल हो गया है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जो एक स्टडी हुई है इंडिया में, देखा गया 90% से ज़्यादा बच्चे जंक फूड का सेवन करते हैं, और मैक्सिमम रोज करते हैं, मैक्सिमम। हम लोग कहते थे ना कि जंक फूड जो है चीटिंग डे बना लेते हैं, एक दिन चीट डे का एक दिन कर लेते हैं, वंस इन अ वाइल कर लेते हैं, हमारे टाइम पे ऐसा होता था, बट ऐसा नहीं है। इवन जंक फूड के अलावा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, शुगरी ड्रिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितनी सारी है आजकल, बहुत सारे टाइप्स के कोल्ड ड्रिंक कोलाज आ गए हैं, उनके अंदर इतनी शुगर होती है कि वो बच्चों के पेट को तो डैमेज करती है, लिवर को डैमेज करती है, प्लस जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी करती है, जिसमें विटामिन की, मिनरल्स की, जिसमें उनकी ग्रोथ नहीं होती है, बोन्स डैमेज होती हैं, जॉइंट्स डैमेज होते हैं, नर्व्स डैमेज होती हैं, लिवर डैमेज होता है, और मेंटल हेल्थ तो खैर खराब होती जो भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसकी कोला के साथ साथ जो जूसेस वगैरह भी जो आते हैं टेट्रा पैक्स, उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, शुगर कंटेंट ज़्यादा है उसमें, और जूसेस बहुत, जो फ्रूट्स हैं वो बहुत फाइबर नहीं है, फाइबर नहीं है उसमें। तो जो हेल्दी चाहिए वो है ही नहीं आपको। हेल्दी में क्या चाहिए? फाइबर्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स कम चाहिए, प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब्स नहीं चाहिए हमें विटामिन चाहिए, हमें मिनरल्स चाहिए, जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जिससे बोन्स अच्छी हों, नर्व्स अच्छी हों, मसल्स हमारी अच्छी हों, वो सब चीज़ें मिसिंग है उसमें सिर्फ क्या पानी है और हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर है, जो अंदर जाके स्पाइक्स में ब्लड शुगर को बढ़ाती है, जो डैमेज करती है हमारे टारगेट ऑर्गन्स को, जैसे किडनी को, लिवर को, आईज को, बोन्स को, जॉइंट्स को, मसल्स को, सबको डैमेज करती है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में आंखें खराब होने लगती हैं, रेटिनोपैथी होने लगती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। तो अगर मैं पूछूँ, अभी हम चूँकि इसकी बात भी कर रहे हैं, जंक फूड की बात कर रहे हैं, जूसेस एंड फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, और साथ में एयर पोल्यूशन भी है, 5 फ्रूट्स बताइए जो बच्चे बूढ़े कोई भी मस्ट है इस एयर पोल्यूशन के माहौल में, जो लेना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। पपाया बहुत अच्छा होता है इस समय। पपाया में फाइबर बहुत सारे होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑरेंज के अंदर फाइबर बहुत होता है। सिट्रस फूड है, इसमें विटामिन सी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपको ऑक्सीडेटिव स्टेट से बचाते हैं, आपकी स्किन को ग्लो करते हैं, आपकी जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा तीसरा है गुआवा में बहुत सारे फाइबर होता है, और अच्छा सस्ता फ्रूट है, इसमें बहुत सारा शुगर नहीं होता है, शुगर की स्पाइक्स नहीं बढ़कर करता है, इंसुलिन की रेसिस्टेंस को कम करता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स हैं, या जो गट हेल्थ इंप्रूव करें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है कीवी। अगर आप कीवी खा सकते हैं, कीवी खाली वो वाला फ्रूट नहीं कि जो सिर्फ आपको उस टाइम खाना है जब आपको डेंगू हो गया, लोग कहते हैं। कीवी में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारा सिट्रस फूड होता है, ठीक है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट सिट्रस फूड होते हैं वो आपके स्किन को ग्लो करते हैं, आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनको हेल्दी रखते हैं, इवन जो गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते हैं। ओवरऑल मतलब ये 5 फ्रूट जो मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, खा सकते हैं। इसके अलावा जो भी सीजनल फ्रूट्स हों, जैसे इस समय अंगूर है, एप्पल है, ठीक है, और भी कोई सीजनल फ्रूट है उसको खा सकते हैं। इवन इस समय जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे साग है, पालक का साग है, बथुए का साग है, सरसों का साग है, इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, विटामिन ए होता है और विटामिन बी होता है। इसके अलावा बहुत सारा आयरन होता है, बहुत सारा मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर साग खा सकते हैं वो भी बहुत अच्छा हेल्दी है। कोई ऐसी चीज़ जो ना खाएं बिल्कुल एयर पोल्यूशन के टाइम में, बिल्कुल उसको टच नहीं करना है बिल्कुल? तो इस समय से जो वेदर है उसमें बहुत कैलोरी डेंस फूड नहीं खाना, बिकॉज इस समय खाने पीने का बहुत अच्छा मौसम होता है। लोग गाजर भूख ज़्यादा लगती है, हाँ। मूंग की दाल का हलवा है,
जो बहुत सारी चिक्की हैं, गुड़ हैं, शुगर वाले हैं, हलवा है, तो ये सब चीज़ें इनको अवॉइड करें, बिकॉज ये डाइजेशन के लिए हैवी होते हैं। अब इससे शुगर इंटेक बढ़ेगा, आपका डायबिटीज बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर डायबिटीज जिसको है उसको शुगर कंट्रोल नहीं अच्छे से होगी। तो जितना भी लो कैलोरी फूड खाना है वो लें, हाई कैलोरी और हाई शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। हाई कैलोरी में जिसमें फैट ज़्यादा होता है, इसमें घी तेल ज़्यादा, उसको अवॉइड करें। घी तेल से मुझे याद आया कि वैसे तो खैर पूरे साल के लिए है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं घी, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल, आप कैसे रेट करते हैं इसको? ऑलिव ऑयल नंबर 1, मस्टर्ड ऑयल, घी देसी घी है अगर, और उसमें रिफाइंड ऑयल लास्ट। रिफाइंड ऑयल अवॉइड ही करना चाहिए उसको, अवॉइड ही करना चाहिए। मैं बेस्ट है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। जो लोग अफोर्ड ना कर सके वो अपना मस्टर्ड बहुत सारे है। मस्टर्ड को भी आपको रिफाइंड नहीं लेना है, नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल लेना है, जो घर के गेहूँ गाँव में जो कोल्हू वाले निकलता है। हाँ, ये वीडियो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा होगा। इसमें जो कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर रहा होगा। तो आप ये समझिए कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मैं इम्पोलाइट लग रहा हूँ आपको, लेकिन कोई भी बीमारी जो होती है वो पोलाइट नहीं होती है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपसे हम आगे भी दिल्ली और हिंदुस्तान की सेहत पे बातचीत और करेंगे। कोई भी नया मसला होगा, मुझे लगेगा कि लोगों को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको तकलीफ दूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। थैंक यू।